नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में आपने देखा ही होगा पिछले 2 महीनों में किस तरीके के संबंध उजागर हुए हैं। एक बार फिर वहाँ की पंगु सरकार ने भारत को छेड़ने का प्रयास किया है। क्या छेड़ने का प्रयास किया है और क्या हुआ है आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट करने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे कि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात और द सचिन टॉक। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है जिसमें अमेरिका का एक एजेंट बैठाला गया है सलाहकार के रूप में, वो भारत को चिट्ठी लिखता है कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, जो बिना इस्तीफ़ा देकर भारत की शरण में इस समय हैं, शेख हसीना, उनको बांग्लादेश को वापस कर किया जाए। भारत से उन्होंने ये लेटर लिखकर बात की है, ये मांग की है कि आप इनको वापस भेजिए और हम यहाँ इनके खिलाफ़ मुकदमा चलाएंगे कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जेनोसाइड कराया है और उनको वहाँ यहाँ पर सज़ा देके उनको फांसी पर लटकाया जाएगा, जैसे कि उनके पिताजी को वहाँ की सरकार ने, वहाँ के आतंकवादियों ने, वहाँ के आर्मी ने गोलियों से भून दिया था। ये एक तरीके से भारत को चैलेंज है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, जो वो काम नहीं कर पा रहा है वो बांग्लादेश से करवाया जा रहा है। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार है वो इस तरीके से जो अंतरिम सरकार का जो ये बना हुआ है पालतू कुत्ता, वो किस तरीके से भारत को प्रवोक कर रहा है। जो पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने जो भी बांग्लादेश में घटित हुआ वो हम सब ने देखा है, हमारे सबके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उसके वीडियोज़ आए हुए हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं, क्या भारत इस पे चुप बैठेगा? क्या शेख हसीना ऐसे ही यहाँ पर निर्वासन का जीवन जिएंगी? क्या बांग्लादेश इसी तरीके से भारत को प्रवोक करता रहेगा? इन तीनों प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या बांग्लादेश में ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है या सलाहकार के रूप में ये कट्टरपंथियों के साथ वहाँ पर हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहा है, इसका क्या फ्यूचर है और क्या ये आने वाले समय में होगा बांग्लादेश का, ये मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ और क्यों किया गया और उसके पीछे किसकी साजिश थी। आपको भी पता है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका के एजेंट्स CIA के माध्यम से ये बांग्लादेश में इन्होंने सरकार को गिरा दिया। गिराने के बाद वहाँ पर अमेरिका का जो पालतू कुत्ता कह लीजिए या एजेंट कह लीजिए या CIA का एजेंट कह लीजिए, ISI का एजेंट कह लीजिए, उसको वहाँ पर मुख्य मतलब प्रधानमंत्री के बराबर का दर्जा देके वहाँ पर बिना किसी चुनाव के उसको वहाँ पर बैठाल दिया गया। बैठालने के बाद क्या हुआ, एक स्टूडेंट आंदोलन हिंदू मुस्लिम आंदोलन में तब्दील हो गया। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों, हिंदू बेटियों, माँओं को और वहाँ के पुरुषों को टारगेट करके जिस तरीके से जेनोसाइड किया गया, वो पूरी दुनिया ने और भारत ने के हिंदुओं ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। गुस्सा भी था उनके अंदर, पूरे देश में, हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा से लेकर ज़्यादातर देशों में इसका विरोध भी हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मोदी
इस जेनोसाइड को बर्दाश्त कर ले गए या उन्होंने इस पर आंखें बंद कर ली। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस पर मोदी कोई एक्शन लेंगे। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस भारत को प्रवोक कर रहा है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो NSA अजीत डोभाल है, इंडियन आर्मी चीफ हैं, गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, ये कहीं ना कहीं 20 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई आपके हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, आप अमेरिका का मुंह देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा होता है कि ये कूक कराया किसने। अमेरिका की सही पे हुआ, अमेरिका के CIA एजेंटों ने किया। तो अब अमेरिका में जब तक सरकार नहीं बदल रही है तब तक अभी वहाँ पर कुछ भी कर पाना मुश्किल होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत को एक इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 20 जनवरी 2025 के बाद जब ट्रंप अपना पदभार वहाँ पर ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद मोदी को एक ऑक्सीजन कह लीजिए या एक पावर कह लीजिए, एक्स्ट्रा पावर मिलेगी कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और आसपास में जितनी भी गदर पिछले 4-5 सालों में बाइडेन प्रशासन ने और ब्रिटेन ने अपने एजेंटों के माध्यम से जो गंद फैलाई हुई है उसको वो साफ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ट्रंप ने भी अपने चुनाव में ये घोषणा कर दी थी कि जो वहाँ का डीप स्टेट है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी चलाता है देशों में, ठीक है, सरकारें गिराने का प्रयास करता है, उनको वो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मतलब यही वो डीप स्टेट है जो बांग्लादेश में सरकार चला रहा है, जिसने शेख हसीना को वहाँ से ज़बरदस्ती भेजा भारत में सरकार गिराने के बाद। तो ट्रंप का भी एक ही मिशन है इसको ख़त्म करना है, मोदी का भी एक ही मिशन है कि ये जो बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ है, जिसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो ये मोहम्मद यूनुस है, इसको कहीं ना कहीं इसको फांसी पर लटकाया जाए, इसको मौत की सज़ा करवाई जाए, जिससे ये मैसेज जाए कि अगर हिंदुओं पर कोई भी आप हमला करते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बांग्लादेश का जिक्र किया था अपने ट्वीट के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान, और उससे कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट ट्रंप को अमेरिका के चुनाव में हिंदुओं का मिला। मोदी का भी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो फ़ोटो डाले उससे कहीं ना कहीं ट्रंप को फ़ायदा हुआ, और जो उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पर अमेरिका में की, उसका कहीं ना कहीं जो एक तोहफ़ा डोनाल्ड ट्रंप मोदी को देना चाहेंगे कि ठीक है, नाउ गो फॉर इट। और बांग्लादेश में जो ये जितने कट्टरपंथी मुल्ले मौलाना हैं जिन्होंने ये जेनोसाइड किया है, इनको आप जो भी ट्रीटमेंट देना चाहें, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि 20 जनवरी के बाद ये जो मोहम्मद यूनुस है ये अपना बोरी बिस्तरा बांध के भागेगा बांग्लादेश से, और ये वहीं क्लिंटन और बाइडेन के पास जाके उनके तलवे चाटेगा जाके, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर सरकार चेंज होने वाली है, और जो भी जेनोसाइड हुआ है बांग्लादेश में उसमें पकड़ पकड़ के उन लोगों को क्या दिया जाएगा, ये आपको ही पता है कि 3rd डिग्री उनको दिया जाएगा। तो अभी जो मैं आज जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ वो बांग्लादेश का ही मुद्दा है, जिसमें शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए, वापस भेजने के लिए मोहम्मद यूनुस ने केंद्र की सरकार, भारत की सरकार से अनुरोध किया कि इनको भेजिए। इस पागल कुत्ते को ये नहीं पता कि ये मोदी की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार, ये कांग्रेस सरकार नहीं है कि आतंकवादी छोड़ दिए जाएं। ये एक निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री, जिसने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है, वो इस देश में रह रही है, जिसके खिलाफ कोई भी इस तरह की एलिगेशन नहीं है। इंटरनेशनली कह लीजिए या डोमेस्टिकली कह लीजिए, कोई भी एलिगेशन नहीं है, और वो रह रही हैं। तो भारत उनको शरण देगा, डंके की चोट पे देगा। इनके पिताजी को भी सपोर्ट किया था और इनकी बेटी को भी सपोर्ट भारत कर रहा है। तो मोहम्मद यूनुस, तुमको अगर ये चीज़ ना पता हो ISI के इशारे पे, क्योंकि तुम्हारी उम्र तुम्हें बनाया है इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारे पैर आधे कब्र में हैं, ठीक है। तुम्हें अगर फांसी दे भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तुम्हारे जैसे उम्र दराज आदमी को, जिसको क्या
समझता है, क्या बोलता है, कुछ पता ही नहीं है। यानी दूसरा बाइडेन नहीं है, बांग्लादेश का दूसरा बाइडेन नहीं है। कि कब क्या बोलेगा, क्या करेगा, पता नहीं है। तो ये पूरा ISI के इशारे पे ये काम कर रहा है। तो जिस तरीके से शेख हसीना को बुलाने का इसने एक प्रोवोकिंग एक इनिशिएटिव लिया है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी को और भी गुस्सा दिला रहा होगा कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे पत्र लिखने की कि ये शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए बोल रहा है। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि 20 जनवरी के बाद वहाँ पर शेख हसीना को दोबारा PM बनाया जाएगा। वहाँ के जितने भी ये कट्टर इस्लामी जमात इस्लामी के लोग हैं, इनके पीछे जो है माचिस लगाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इनका जो ट्रीटमेंट होगा वहाँ के, क्योंकि आर्मी चीफ को भी वहाँ पर एक इंटरनेशनल अदालत में आर्मी चीफ, वहाँ का जो ये सलाहकार है मोहम्मद यूनुस और एक और अधिकारी, 3-4 लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ़ हिंदू जेनोसाइड की जो याचिका पड़ी है, जिसमें उनके खिलाफ़ हिंदू जेनोसाइड का मतलब जो जेनोसाइड इन्होंने कराया है, ठीक है, उसको दिखाकर इनको ये बोला गया कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। ये एक याचिका पड़ी है इंटरनेशनल कोर्ट में। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरी प्लानिंग रॉ ने, IB ने और भारत की सरकार ने कर रखी है कि किस तरीके से 20 जनवरी के बाद, ट्रंप के आने के बाद, ये वहाँ पर एक बार फिर शेख हसीना को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। और जो भी हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुई है या जो भी मतलब दूरियां पैदा हुई हैं भारत बांग्लादेश के बीच में, वो कहीं ना कहीं उनमें गहराई को कम किया जा सके। तो बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो बहुत ही विचलित करने वाला है। कई लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए, कहा सर मैं तो ये वीडियो देख के मेरा सर फटा जा रहा है कि कैसे वहाँ के हिंदू लोग रह रहे हैं, कैसे इतनी यातनाएं झेल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे बांग्लादेश, आप बांग्लादेश को देख रहे हो, देश के अंदर ही इतने बांग्लादेश बना दिए हैं कि आप अगर केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स अगर देख के सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में हैं, अगर आप कहेंगे तो ये बांग्लादेश तो हर ज़िले में है। बांग्लादेश जैसी तो स्थिति हर ज़िले में है। क्या करेंगे आप? क्या आपने हिंदुस्तान में इस तरह कोई मैकेनिज़्म बनाया है जिसका खामियाजा आज 2024 का ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें इन्होंने दिखा दिया कि मोदी हारते हारते बचे। मोदी जी हारते हारते बचे। अगर वो 3-4 जो अच्छे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश और ये बिहार वगैरह, ये अच्छा परफॉर्मेंस ना करते तो मोदी तो गए थे। तो आप बांग्लादेश की बात करते, पहले आप अपने घर को तो सुधार लीजिए। आपने अपने ज़िले में, अपने नगर में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में कुछ आपने ऐसा किया जो बांग्लादेश ना बने। तो बांग्लादेश से ये चीज़ सीखने वाली है कि पहले अपने घर को आप मजबूत करिए, अपने घर में एकजुट रहिए, नहीं तो बांग्लादेश की जो और कश्मीर की जो हालत हुई है वो आपके ज़िले में, आपके नगर में, आपके कस्बे में भी हो सकती है, हो रही है। 1990 का जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का कोई नहीं भूल सकता। उन्हें जब मैं देखता हूँ दिल्ली में या जम्मू में या और ज़िलों में, मैं सोचता हूँ कि कैसे, किस परिस्थिति में इन लोगों ने अपना घर छोड़ा होगा। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला वो मंजर रहा होगा उस टाइम पे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी दी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, जिससे कि ये जानकारी हर व्यक्ति के पास पहुंच सके। लास्ट में एक संदेश आप लोगों के लिए कि आप अपने बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 दिन मंदिर ज़रूर ले जाएं, उनको सनातन धर्म के बारे में ज़रूर जानकारी दें, उनको सनातन संस्कार ज़रूर दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रह सके और सनातन धर्म का हम लोग परचम आगे भी लहरा सके। इसी सब के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।